चलिए तो आज शुरू करेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, है ना। तो हमने स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अभी आपको ये समझ में आ गया कि वाई विल इट बी अ कांस्टेंट, क्योंकि साइन आई जो है वो क्या है, रेशियो ऑफ पी बाई एच, ठीक, वो एक नंबर आएगा। साइन आर क्या है, वो भी पी बाई एच है, एंगल आर के रेफरेंस में, दोनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो क्या वेरिएबल आ जाएगा, कांस्टेंट ही आएगा, ठीक। चलो फिर यहाँ पे कह रहा है दिस कांस्टेंट वैल्यू, यही जो नंबर आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, है ना। दूसरा मीडियम, जिस पहले मीडियम में चल रही थी और फिर पहले से उसने दूसरे में प्रवेश किया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस साइन आई अपॉन साइन आर का ही नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। फर्स्ट की तुलना में सेकेंड में क्या है, ठीक है। इंडेक्स का यूजुअल मतलब होता है एक नंबर, ठीक। तो इसको क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपसे कॉमन सेंस के हिसाब से पूछ लें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा या अन्यथा और कुछ होगा, ठीक। लेट अस स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। तो इसमें एक दूसरा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ रे ऑफ लाइट दैट ट्रैवल्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब एट एन एंगल, है ना। You have already studied that a ray of light that travels obliquely, एक ray of light है जो obliquely travel कर रही है इस तरीके से, from one transparent medium into another will change its direction in the second medium। जब मीडियम चेंज हो जाता है तो थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट हो जाती है किसी भी दिशा में, या तो इसके पास आ जाएगी या तो इससे दूर चली जाएगी, कुछ ऐसी घटना होती है। और इसकी नाप जो किस संदर्भ में हो रही है, इसके नॉर्मल के साथ। एंगल हमेशा किसके साथ नापा जा रहा है, नॉर्मल के साथ, ठीक है। ये हम देख भी पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं, एंगल आई को भी नॉर्मल के साथ नापा गया है और एंगल आर को भी नॉर्मल के साथ ही नापा गया है ना। चलो, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। एक्सटेंट मतलब कहाँ तक, है ना, कितना। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, मतलब एंगल में कितना परिवर्तन हुआ, है ना। इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10.4, जो कि ऊपर की थी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी का नाम है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड, इसको लिंक किया जा सकता है, इसको, है ना, उसके संबंध में देखा जा सकता है, किसके संबंध में, टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। रिलेटिव स्पीड, है ना, कितनी अधिक अथवा कितनी कम है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ लाइट, ठीक। सो द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, की लाइट कितनी तेजी से किसी मीडियम में चल रही है अथवा कितनी कम तेजी अथवा धीमे तरीके से चल रही है इन डिफरेंट मीडिया, ठीक। तो इससे हमें समझ में आ गया कि जो लाइट की स्पीड है वो हर एक मीडियम में बदल रही है ना। वैसे भी हम ये बात समझ सकते हैं। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। अगली लाइन ही यही लिख दी इन्होंने, ठीक। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात, वैक्यूम मतलब मतलब जहाँ ना हो वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, किसको, वात अर्थात वायु को। जहाँ वायु भी ना हो, जहाँ एयर भी ना हो, ऐसी चीज़ को, ऐसी वस्तु को बोल रहे हैं निर्वात, वैक्यूम। वैक्यूम में एयर नहीं है, देयर इज नो एयर, कुछ भी नहीं है जहाँ पर, ठीक है। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी गति से सूर्य से धरती तक लाइट आती भी है। तो लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड के ऊपर -1 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये लिखा है 1/सेकेंड। इसको तो इसलिए इसको कैसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 × 10⁸, मतलब 3 और उसके आगे 10⁵ होती तो 1 लाख, 3 लाख, है ना। और 3 लाख के बाद 3 तो 3000 लाख
3,000 लाख 3,000 लाख मीटर चलती है लाइट 1 सेकेंड में। समझ में आया कितना? 3,000 लाख मीटर। अपन यहाँ से अहमदाबाद जाने में कितनी देर लगाते हैं गाड़ी से जाए फुल स्पीड में भी? 6 घंटा। सही है, 6 घंटा है ना। एक बार तो ब्रेक लेना ही पड़ता है, तो 6 घंटा मान के चलिए। बिना ब्रेक लिए दबाते चले जाएं तो भी 5 घंटा तो लग ही जाएगा, ठीक। 5 से 6 घंटा। और कितने लाख किलोमीटर चल गई? 3,000 लाख किलोमीटर लाइट चली 1 सेकेंड में। मैंने 1 सेकेंड जब अपन आंख झपकाए ना तो 3,000 लाख किलोमीटर लाइट चल गई। और ऐसे कितने सेकेंड चलती है? करीब मेरे ख्याल से 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट लाइट को वहां से लगते हैं। मैंने 8 मिनट मतलब 8 × 60 480 सेकेंड्स। हाँ ऐसा कुछ है, 8 मिनट 15 सेकेंड बराबर। तो 8 मिनट मान के चल लेते हैं, तो 8 मिनट 60 से मल्टीप्लाई करें तो 480 सेकेंड्स है ना। और ये जो 20-15 सेकेंड है 500 मान लो, 500 सेकेंड। 500 सेकेंड मतलब 500 बार आप बस सांस लिए, एक सांस लिए और एक निकाला, तब वहां से सूर्य से यहाँ तक पहुंच आई। और सूर्य की डिस्टेंस मान लो 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, है ना। 500 टाइम इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगी? डिस्टेंस। तो सूरज से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3,000 लाख। उसको 500 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतनी अरबों खरबों में निकल गया, है ना। तो इतनी दूरी है सूरज की पृथ्वी से। चलिए, इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस। इतनी सारी चर्चा आपके साथ इसलिए करी ताकि आपको स्पीड ऑफ लाइट याद हो जाए। 3 × 10⁸ 8 याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि धरती से, मैंने ऐसे ही याद रखा है, धरती से सूरज मतलब सूरज से धरती तक लाइट आने में 8 सेकेंड का है, तो मुझे ये वो याद रहता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट, हवा में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? इज ओनली मार्जिनली लेस, है ना। बहुत थोड़ी मार्जिन मतलब बहुत थोड़ा मार्जिन, है ना। मार्जिनली लेस तो मतलब निर्वात से, मतलब वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो जब एयर में भी आती है तो वो बहुत कम नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी ही मात्रा में उसकी स्पीड कम होती है। माने 3,000 लाख है तो कहो 2,000 लाख रह जाए, ऐसा तो कुछ फर्क क्या पड़ रहा है अपने को, तो यही स्पीड बहुत ज़्यादा है, राइट। ऐसा कंपैरिजन कुछ कर रहे हैं। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम की तुलना कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा ही अंतर आ रहा है। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। लेकिन क्या उन्होंने कहा है? कंसिडरेबली मतलब बहुत अधिक मात्रा में, जिसको हम अपने आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो ग्लास है माने कांच है, अथवा जो वाटर है, जो पानी है, इसमें इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। इसको हम देख भी सकते हैं, इसको महसूस भी कर सकते हैं। जैसे भले सब जगह उजाला हो गया हो, लेकिन फिर भी आप अगर किसी तालाब में या किसी उसमें देखेंगे ना तो आपको दिखाई पड़ेगा, उतना उजाला नहीं दिखाई पड़ता, मतलब ये थोड़ी सी स्लो है ना। ऐसा कल्पना कर सकते हैं, है ना। ये सब ये अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं है जो मैं दे रही हूँ, बट ताकि आपको याद रह जाए इसलिए दे रही हूँ, ठीक है। तो कांच में अथवा पानी में इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब दो मीडिया हो, एक में से आ रही थी और फिर दूसरे में गई, तब कितना वो झुकाव हो गया, उसका क्या एंगल चेंज हुआ। इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम किस बार कर रहे हैं, बार बार उसको दो मीडिया में कर रहे हैं, तो मतलब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में चलने पर क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन, ये किस पर निर्भर करता है, अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया। पहला तो कहा कि वो साइन के रेशियो में होते हैं, दूसरा इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके बताया कि ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि ये किसके प्रपोर्शन में है, स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों मीडिया में क्या क्या, मीडिया माने माध्यम, मीडियम मतलब एक मीडियम, मीडिया माने दो या अधिक, तो उसको मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल है ये, मीडियम वन सिंगुलर, मीडिया प्लूरल। कंसिडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम वन इनटू मीडियम टू। कल्पना कर लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम मीडियम वन, है ना। अब आप डायग्राम में भी देखते जाइए, फ्रॉम मीडियम वन क्या दिखा दिया, एयर,
एयर से कहाँ पर आई मीडियम 2 में? ग्लास। ठीक, अच्छा अब कह रहे हैं एज शोन इन फिगर, अच्छा आगे लिखा है लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक, तो v1 जो है वेलोसिटी 1 है ना, तो v1 वेलोसिटी इन मीडियम 1 इज दिस एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको पढ़ना लिखना ध्यान में रखिए। क्या इसको हम कैसे देख रहे हैं? ऊपर बोल रहे हैं, ऊपर इन्होंने बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में? 1 के कंपैरिजन में। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे लिखा गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 and the speed of light in medium 2. This is usually represented by symbol n21, n21। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, बाजू वालों को बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब उसकी किसकी तुलना में? 1 की तुलना में, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर? दिस इज इक्वल टू, अब देखो इसको मैंने तो बड़े ध्यान से ऐसे ही याद रखा था, n21 इज इक्वल टू, अच्छा जो ऊपर है उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे चेंज है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक, इसको फिर v1 v2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलो बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, इसी तर्क के हिसाब से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय n12। ठीक है, हम 1 का निकाल रहे हैं किसके तुलना में? 2 की तुलना में। तो इसको कैसे लिखना है ना, ये ध्यान रखें। हाँ, जो पहले आ रहा है वो नीचे जा रहा है। ठीक, दैट इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। इसमें कुछ कठिन नहीं, ध्यान रखने की बात है। कई बार उल्टा हो जाता है ना, n12 लिखा फिर n1 अपॉन n2 कर देते हैं बच्चे, दैट्स इट। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, हाँ अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मीडियम 1 जो है वो या तो वैक्यूम हो और या तो एयर हो, वैक्यूम और एयर को लगभग समान मान रहे हैं क्योंकि एयर में बहुत ज़्यादा लाइट की स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, क्योंकि मीडियम 1 क्या हो गया? वैक्यूम हो गया अथवा एयर हो गया। दिस इज कॉल्ड द ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और ये क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं आता, 2 नंबर का आता है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना है, डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लिखना है और आखिरी में ये लाइन लिख देनी है। दैट इज हाउ यू राइट द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब कि अगर हम किसी मीडियम में हम क्या निकाल रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट को देख रहे हैं, किसके कंपैरिजन में? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। हाँ ठीक है, तो पहला मीडियम क्या हो जाए? वैक्यूम हो जाए, और दूसरा मीडियम कोई दूसरा मीडियम हो जाए, चाहे पानी हो, चाहे ग्लास हो, चाहे कोई लिक्विड हो, चाहे कोई तेल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में जो गणना होके आ रही, जो कैलकुलेशन होके आ रही, जो कंपैरिजन होके निकल रहा है, जो डिवीजन से कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज n2। इसमें जो है 1 हटा दिया गया क्योंकि हमने क्या ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक चीज फिक्स कर दी। क्या फिक्स कर दी? मीडियम विल ऑलवेज बी वैक्यूम और एयर। ठीक, इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट कर दें, स्मॉल c से, इन एयर, एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम nm, स्मॉल m का मतलब मीडियम, है ना, then the refractive index of the medium nm is given by speed of light in air upon speed of light in the medium, that is c by v। c speed of light in the air या vacuum, और नीचे वाला जो है जो भी उसकी speed of light है in the that particular medium। ठीक है, ये देखने में जितने भयानक लगते हैं उतने हैं नहीं, है ना, लेकिन इसको लिख के एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 बार इसको रीड करना पड़ेगा, एक मेरे साथ एक अपने साथ, उसके बाद एक बार लिख के प्रैक्टिस, दैट्स इट, and then keep revising। चलिए, the absolute refractive index of a medium is simply called its refractive index, है ना। उसको ये नहीं बोलते कि फिर absolute बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, तो absolute वाले को शॉर्ट में ही करके बोलते हैं refractive index। सिर्फ जब refractive index बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे with respect to this or that, तब उस केस में हम क्या समझ लेंगे, क्या वैल्यू बता रहे हैं,
ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं, मतलब कि पहला वाला मीडियम क्या है, डेफिनेटली वैक्यूम अथवा एयर है। तो कई बार क्वेश्चंस में रीजा ये दिया नहीं होगा कि स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन आप जैसे ही बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि पहला मीडियम ये है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट मुझे याद है क्या, दैट इज c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पर छोटी सी बात है। शायद आगे क्वेश्चन हो और नहीं होंगे तो आगे 11th-12th में होंगे, ठीक है। द ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया, है ना, बहुत सारे मीडिया इज गिवन इन टेबल 10.3, जिसको आप देख सकते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे मतलब क्या, पहला मीडियम वैक्यूम अथवा एयर रहा होगा, उसके बाद हमने ये इनके कॉन्स्टेंट्स निकाल लिए हैं। From the table you can know that the refractive index of water NW is equal to 1.33. This means that the ratio of the speed of light in air and the speed of light in water is equal to 1.33, है ना? Yes. Similarly, the refractive index of crown glass NG is equal to 1.52. Such data are helpful in many places. However, you need not memorize the data. इसका मतलब ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। Okay. Note from table 10.3 that an optically denser medium may not possess greater mass density. अब इसको हम ज़्यादा ये आने नहीं वाला तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में बातचीत हो सकती है। चलो अब क्वेश्चंस को आप खुद ही कर लीजिएगा, ये घर के लिए आपका होमवर्क है। और अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा है, सिर्फ मुझे गाइडेंस करनी है, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा सा पहले अपने आप से पढ़ाती हूँ आपको, है, फिर इसको पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन बाय एक मोटी मोटी समझ आ जाती है ना, तो उसके बाद बड़ा आसान लगता है फिर पढ़ना उसको। तो भाई क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, स्फेरिकल लेंसेज। अब ये लेंस क्या भला है, ठीक। एक तो लेंस जो मैंने पहन रखे हैं चश्मे में अपने, है ना, यही लेंसेज हैं। और कौन से लेंसेज हैं, तो दो तीन चीज़ें हैं। हमने पहले ही एक्चुअली ये सब डिस्कस कर लिया है। डाइवर्जेंस, ठीक, कहीं से लाइट रेज आए, है ना, और एक बिंदु पर फोकस होती दिखाई पड़े, ठीक, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्ज हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। जैसे कि आप सभी बच्चे अपने अपने घर से निकलते हैं और मेंटर प्लस में आके क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक। नाउ यू विल रिमेंबर दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। फिर यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या करते हैं, सब लोग वापस अपने अपने घरों में डाइवर्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन, ठीक। अब आपको याद रहेगा, ठीक। कन्वर्ज हो जाना, कन CON, कौन जहाँ पर वर्ड आता है ना, को जहाँ पर वर्ड आता है उसका मतलब ही होता है साथ में आ जाना, ठीक है। मैंने कई बार बताया, कोऑपरेशन, कंपनी, है ना, कौन मतलब भी CON जहाँ पर आता है वहाँ पर भी साथ में, तो कन्वर्जन, डाइवर्जन, याद रहेगा, ठीक। तो ऐसी ही घटना लेंस में होती है, ये भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक। सिर्फ अभी आज ये पढ़ाना है कि लेंस होता क्या है, ठीक है, उसका टेक्निकल डिटेल्स। तो लेंस में याद है मैंने आपको बताया था कि कैसे वो पेपर जल जाता है। लाइट आई, कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पर, लाइट आई, कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पर। हाँ, यस यस यस। तो लाइट के साथ हीट भी आ रही है और वो भी कन्वर्ज होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच गया और ये चीज़ जल जाती है। ये पूरा मुझे लगता है आपके यहाँ पर कहीं दिया होगा, ठीक है। अब आप पढ़िएगा इसको घर पे, या अभी पढ़िएगा जितना टाइम मिलेगा हमें। तो आपको ये दो बातें समझ में आ गई, कन्वर्जन और डाइवर्जन की, ठीक। अच्छा, मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक। तो मिरर में एक ही खास बात होती है कि एक साइड क्या होती है, जबरदस्त पॉलिश, और दूसरी साइड क्या कर देते हैं, वो जो शेडेड वाला एरिया था, याद है, वहाँ पे ऐसा पेंट कर देते हैं कि लाइट उधर आर पार नहीं हो पाती, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड मिरर। लेकिन अगर पॉलिश ना हो, है ना, और कुछ प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए गए जो कि अभी आपको पढ़ाए जाएंगे, तब उसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। मतलब लेंस में पॉलिश नहीं होती, ठीक। एक ये बात समझने की थी। अब हमने लेंस बनाए कैसे हैं,
लेंसेज कभी आपने लेंस देखा है? हाँ मैम। देखा है या वो देखा है अपने? एक वो स्केल आता है जिसमें वो एक उभार जैसा होता है, उसको ऐसे करो तो बड़ा दिखने लगता है, छोटा दिखने लगता है, वो तो देखा होगा। बस बढ़िया, इतना भी पर्याप्त है। तो देखो क्या किया, एक ये जो अपने पास था ना, मतलब स्फेयर था, है ना, कांच का स्फेयर था, उसमें से बराबर साइज के, जो आपको पढ़ना है, बराबर आर्क के, आर्क का साइज बराबर होना चाहिए, बराबर आर्क के 2 टुकड़े काट लिए। ठीक, काट लिए। अच्छा, इनकी रेडियस सेम होगी ना? ठीक है, और इनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, तो इनकी क्या है, इनकी रेडियस दोनों की सेम है ना, दोनों की रेडियस सेम है, और इन दोनों का ये क्या है, जो लेंथ है वो भी क्या है, सेम है। ठीक, अब थोड़ा और देखते हैं। तो इनकी जो ये एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी सेम होगी। इन दोनों का एक मिड पॉइंट बनेगा, इसको हम ओरिजिन बोलने वाले हैं। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। ऑफ कोर्स रेडियस सेम माने रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। बस, तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया। ठीक, ऑफ कोर्स अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो फोकल लेंथ भी सेम होगी। एक की इधर साइड देखी जाएगी, एक की इधर साइड देखी जाएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है इसका सर्कल इधर बना हुआ है, इसका सर्कल इधर बना हुआ है। तो लेंस में फोकस एक नहीं, फोकस 2 होने वाले हैं, F1 F2 टाइप। अच्छा, बस ना, मेरे ख्याल से पर्याप्त। दूसरी तरीके से क्या किया गया, दूसरी कलाकारी ऐसी करी गई कि इनको ऐसे करके जोड़ दिया गया, ऐसे, समझ रहे है ना? उल्टा। हाँ, उल्टा जोड़ दिया। तो एक टाइप के लेंस को कॉन्वेक्स बोल दिया, दूसरे टाइप को कॉनकेव बोल दिया। ठीक है, अब किसको क्या बोला ये सब अभी देखते चले जाएंगे। ठीक, तो इसमें भी लेकिन है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही है, दोनों बराबर साइज के हैं, है ना। इन दोनों के मिड पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे, ओ, है ना, यहाँ से कुछ दोनों की रेडियस सेम रहेगी। क्लियर? बाकी सारे जो हमने रूल्स पढ़े थे याद है, अगर इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो एफ पे फोकस होती हैं, वो सब कुछ सेम है। अब मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ाना है, सिर्फ आपके साथ बैठ के एक बार हम ऐसे डिस्कस कर लें, आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। और इसके आगे आप ही बनाइएगा, ठीक है, सारे डायग्राम। देखिए आपको सारे डायग्राम्स भी क्लियर होते जाएंगे। मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ ताकि आपके अंदर यह आत्मविश्वास आ जाए कि देखो मैंने खुद से कर लिया। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग है जिस पे कई बार ध्यान नहीं जाता, देखिए जो रिफ्लेक्शन होता है ना, किसी भी घटना में रिफ्लेक्शन होता है, उसके लिए क्या चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस चाहिए, तभी तो टकरा के वापस लौट जाती है ना। लेकिन अगर पॉलिश नहीं है तो क्या होगा, इस मीडियम के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए टॉपिक का नाम देखिए 10.3.3 से रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातों पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, तो जो स्फेरिकल लेंसेज हैं, स्फेरिकल लेंसेज मतलब इनका हिस्से, इनके टुकड़े कहाँ से काटे गए हैं, किसी स्फीयर में से काटे गए हैं। तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, अब क्या पता है रिफ्रैक्शन जैसे स्फेरिकल लेंसेज है वैसे हो सकता है एलिप्टिकल लेंसेज भी बनाए जाते हों और बनाए ही जाते होंगे। ठीक है, हाँ, तो you might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see tiny parts. कभी आपने देखा है वो अपने आँख में ऐसे एक डब्बी जैसी लगाए रहते हैं, उसमें से देखते हैं वो। Have you ever touched the surface of a magnifying glass with your hand? कभी देखा है आपने? वही, हाँ, उभरा सा रहता है। ठीक है, is it plain surface or curved? Curved. Is it thicker in the middle or at the edges? ये भी महसूस किया है ना? बीच में मोटा होता है। Exactly. The glasses used in spectacles and that by a watchmaker are examples of lenses, है ना। जो हमारे आँखों के पावर वाले lenses हैं वो भी उभरे रहते हैं, बहुत पता नहीं चलते लेकिन उभरे रहते हैं, दूसरे को पता चलेगा। ठीक है, हमारे लिए तो यही नॉर्मलाइज करती हैं चीज़ें। What is a lens? How does it bend light rays? Bending of light rays, of course. Why? Because there is no polish. ठीक, we shall discuss these in this section.
अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंड बाय टू सरफेस, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटीरियल जो दो सरफेस से क्या हो, बाउंड हो, बंधा हुआ हो, खुला ना हो, एक तरफ की एक ही तरफ ऐसे बना लिया बस ऐसे कांच, इस कांच से कुछ नहीं लाभ है, बता रहे हैं आगे। अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस of which one or both surfaces are spherical, है ना, जिसमें या तो एक सरफेस हो या तो दोनों सरफेस हो, कैसी, spherical हो, they form a lens. This means that a lens is bound by at least one spherical surface. ठीक, तो कह रहे हैं कम से कम मिनिमम एक हो, मतलब ऐसा हो सकता है, ये ऐसा और ऐसा, ऐसा हो सकता है, दूसरे साइड प्लेन हो, इधर एक साइड कुछ स्फेयर का टुकड़ा हो। Okay. This means that a lens is bound by at least one spherical surface. In such lenses, the other surface would be plane. A lens may have two spherical surfaces, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है। ठीक, such a lens is called a double convex lens. डबल मतलब दोनों तरफ से कैसा है ये, एक स्फेयर का टुकड़ा है ना, दोनों तरफ से स्फेयर के टुकड़े से बाउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। इसको डबल बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे ऑब्सोल्यूट में ऑब्सोल्यूट को हटा दिया था, ऐसे ही डबल में डबल को भी हटा दिया है, ठीक है। तो इसी लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से देखिए, सारी रेज क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, इस लेंस से पास होने पर कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जन, ठीक है। चलो, इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडल, मिडल माने बीच में, थिक है ये, है ना, बल्ज है इसमें, एज कंपेयर टू द एजेस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.12a, ठीक। Hence, convex lenses are also called converging lenses. ये सिंपल 1 मार्क्स में आ जाता है कि कौन सा लेंस है या लेंस या मिरर कौन कन्वर्जन का काम करता है, तो इट इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सिमिलरली अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है, अंदर की तरफ ये ऐसी होती हैं। इट इज थिकर एट द एजेस, ऑफ कोर्स थिक हो जाएगा, ठीक है, एंड देन एट द मिडल। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.1.2 का बी पार्ट। ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, रे आई ब्लू कलर में जो आपकी उसमें तो ब्लैक ही दिख रहा होगा, है ना, लाइट आई और लाइट बाहर चली गई, है ना, और उसको फिर पीछे एक्सटेंड करके हमने कुछ वहाँ पे इमेज बनाई है ना, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है। हाँ, समझ में आया, डाइवर्जन। अच्छा, ये डाइवर्जन शब्द आपने और कहीं देखा है? आपने देखा है, मैं बताती हूँ। कभी कभी सड़कें बना रहे होते हैं और यहाँ पे ना कुछ ऐसे टूटा फूटा होता है, फिर यहाँ पे ऐसे एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है डाइवर्जन, ठीक। तो आप क्या कर जाते हैं, वहाँ से डाइवर्ज कर जाते हैं, है ना। फिर कन्वर्जन का नहीं लिखा रहता, लेकिन आप उसको बिना देखे कन्वर्ज भी कर जाते हैं, यस, चढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो, तो similarly a double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inwards. It is thicker at the edges than at the middle. Such lenses diverge light rays as shown in figure. Such lenses are also called diverging lenses. A double concave lens is simply called a concave lens. तो डबल हटा दिया दोनों में। A lens, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces. Each of these surfaces forms a part of sphere. ये अभी हमें क्लियर होता चलेगा साथ साथ। The centers of these spheres are called centers of curvature of the lens. The center of curvature of a lens is usually represented by the letter C. Since there are two center of curvatures here, we may represent them as C1 and C2. ठीक, एन इमेजिनरी मतलब कल्पना कर रहे हैं, लाइन वास्तव में तो कोई दिखती नहीं है ना, तो कल्पना कर रहे हैं। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी क्लियर है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, जो ओ है इसी का नाम क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर O.
A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. Deviation मतलब अपने पथ से भटकाव को सफ़र किए बिना चली जाती है. A ray of light, जो रे ऑफ लाइट है, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑप्टिकल सेंटर के पास से होकर गुजरती है तो कैसे गुजर जाती है? सीधी की सीधी निकल जाती है, इसमें कोई डिविएशन को वो महसूस नहीं करती. द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कल, the effective diameter of the circular outline of a spherical lens. Effective diameter क्या है? Of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. ये effective diameter कितना है? ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, इसको बोल रहे हैं aperture. We shall confine our discussion in this chapter to such lenses. अभी हम क्या कह रहे हैं, बता तो दिया आपको अपर्चर के बारे में, लेकिन कह रहे हैं अभी ध्यान से, अभी हम लोग इसी में कन्फाइन रहेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज हुज अपर्चर इज मच लेस दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. ऐसा ना हो कि उसका जो क्या बताया उन्होंने, उनका जो अपर्चर है वो कम हो जाए, किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से. इन सब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले वो बता रहे हैं. एंड द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक, सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज विथ स्मॉल अपर्चर्स. अच्छा, अभी हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले. व्हाट हैपन्स व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ लेंस. अब बात करेंगे जब पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो हमने कुछ सीखा था, पैरेलल लाइंस आए तो कहाँ से जाती हैं? फोकस से. ठीक, 5 हमने रूल सीखे थे, याद है? यस. ओके, तो कह रहे हैं भाई अब देखो ये एक्टिविटी आ गई आपकी. अब मैं चाहती हूँ आप इसको ना खुद ही पढ़ लीजिएगा. ये सब वही आग दिलाने वाली बात आ गई लेंस से. ठीक है, सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है. आगे बढ़ जाते हैं. इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. लेंसेज फॉर्म, हाँ नेक्स्ट में 10.3.4 इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. लेंसेज फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट. दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग, दे आर रिफ्रैक्टिंग. हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेजेस? व्हाट इज देयर नेचर, है ना? लेट अस स्टडी दिस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट. एक्टिविटी करके देखने वाली बात है, जो कि अभी हम नहीं करेंगे, पर हमने सब कुछ याद ही कर लिया है, हमें पता ही चल गया है, लॉजिकली भी समझ पा रहे हैं, राइट? ओके, तो नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको बहुत देखिए याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा. जस्ट हैव अ लुक. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, अनंत दूरी पर, है ना, तो कहाँ पर इमेज बनेगी? F2 पे. हाँ, इसमें क्या बता रहे हैं, ऐसे करके अपने पास अगर ये है तो ये वाले साइड पे F1 है आई थिंक, और इधर वाले साइड पे F2 है. F1 वाले साइड से रेज आएंगी और डायग्राम कहाँ पर बनेगा? वेरी 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 स्मॉल. याद है स्टार्स का एग्जांपल दिया था मैंने, इन्फिनिटी माने स्टार्स, और कितना इमेज, बस स्टार भी कितना बड़ा दिखता है हमको? पॉइंट्स. ठीक है, चलो. तो एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट फोकस F2. रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है, पॉइंट साइज. एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. व्हाई विल इट बी रियल एंड इन्वर्टेड? क्योंकि बेटा इस इमेज को देखने के लिए अब यहाँ पर क्या एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी, नहीं तो इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगी? ठीक है. बियॉन्ड 2F1 एंड 2F2. 2F1 क्या हो गया? यस, तो बियॉन्ड 2F1 मतलब बियॉन्ड C1, है ना. तब क्या होगा? बिटवीन F2 एंड 2F2. F2 मतलब ये और ये, तो याद है बिटवीन C एंड F, याद किया था. एट 2F1 मतलब एट C1, तो कहाँ इमेज बन जाएगी? एट C2, दैट इज 2F2. कुछ हाँ, कुछ रटना नहीं है, अभी बस ध्यान रखना है. ठीक, और इमेजेस को देख लें. पहले केस में तो बिल्कुल पॉइंट साइज, फिर डिमिनिश मतलब थोड़ी छोटी रहेगी, फिर इक्वल हो जाएगी, फिर एनलार्ज हो जाएगी, फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, ऐसा. फिर देखिए इस अब ठीक इसी का उल्टा चलने लगेगा. बिटवीन F1 एंड 2F1 तो बियॉन्ड 2F2. ठीक, एट फोकस F1 अगर F पे रखी हो तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी. बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, है ना, अगर F1 और O यहाँ इसके बीच में आ जाए तब क्या होगा?
तब ये पीछे इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, और ये बहुत बड़ी इमेज बनाएगा, ठीक है, इट विल बी एनलार्ज्ड। हाँ, एकदम इजी हो गया। एकदम इजी हो गया, यस, ठीक है। चलिए, तो एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, टेबल 10.5 देख लेते हैं, ठीक। नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव लेंस फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सेम था, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस, इस वाले में 2। हाँ, सेम इसमें भी हो रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला केस इन्फिनिटी पे हो तो याद ही नहीं करना, फोकस F1 पे बनेगी। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O हो, इन्फिनिटी अनंत और ऑप्टिकल सेंटर O, तब क्या होगा, F1, है ना, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, इमेज डिमिनिश बनेगी, दोनों ही केसेस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। खत्म। चलो, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम्स के क्या रूल होंगे, देखिए कोई भी भेद नहीं आएगा, बस होता ही चला जाएगा ये। वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स हमें पता चल गए क्या है पहले से ही। रे डायग्राम्स विल ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी द नेचर, पोजिशन एंड relative size of the image formed by lenses. For drawing ray diagrams in lenses alike of spherical mirrors, alike माने same to same, है ना, spherical mirrors की तरह ही we consider any two of the following rays। हम 2 ही rays को follow करते हैं, कौन कौन सी rays को, पहले तो infinity से आने वाली याद है, और दूसरी फोकस से जाने वाली, हाँ। तो अरे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना, एक कोई ऐसी रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। रिफ्रैक्शन होगा तो कहाँ जाएगी, अब ये टकरा के वापस तो इसने जाना नहीं है क्योंकि पॉलिश तो है नहीं, तो ये कहाँ जाएगी, अंदर चली जाएगी और दूसरे वाले फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक। बात तो सेम ही है, ठीक है, सिर्फ समझ में आने भर के दे रहे हैं। चलो, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर लेंस कैसा हो, कॉनकेव, फिगर 10.13 का ए वाला देखो हिस्सा, है ना, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के और F2 से निकल गई, ठीक। अच्छा, यही एग्जाम में आया था, मैं मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, फिर मैंने कुछ नहीं किया, F2 से लाइन की, कुछ कर देते हैं फिर। आधा दिया हुआ था मैं और आधा करने का था, मैंने अब आप जब आप एग्जाम में देखो, आप बोले अरे ये आ गया, लेकिन आपकी क्लास के अभी भी जो सोच रहे हैं ना, जिनको आता है चैप्टर, दे विल ऑल्सो फील कि अरे नहीं आ रहा, ये बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। वाई, बिकॉज इसके बेसिक्स ही नहीं क्लियर हो पाते हैं, ठीक है। चलो, इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस बी वाले हिस्से में देखा जाए, द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल। अपीयर्स मतलब ऐसा लगता है ना, लेकिन जब उसी रेस को हम उस रे को अगर पीछे की तरफ मिलाएं, इमेजिनरी वे में अगर मिलाएं, F1 पे मिलेगी, तो F1 से वो पास होती दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब क्या सूत्र है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सभी लाइनें हमेशा फोकस से पास होंगी। कॉन्वेक्स लेंस है तो F2 से पास हो गई, और इस वाले केस में चूंकि डाइवर्ज हो रही तो पीछे बढ़ाएंगे पीछे वाले तो F1 में आ जाएगी। चलो सेकंड देखो, अ रे ऑफ लाइट, ऐसी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, है ना, जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। पहला ए एग्जांपल देखो, अगर वो प्रिंसिपल फोकस F से होके गुजरी तो फिर क्या हो जानी है, ये पैरेलल हो जानी है। मैम उल्टा है, यस, यही 5 यही तो रूल उसमें भी हमने पढ़े थे भाई। इनफाइनाइट से आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो इनफाइनाइट पे गई, ठीक। इसको लिखने में ना इतना आपको ऐसे बस स्मूथली लिखते चले जाओगे, अगर रटते बिना समझे तो ये भाई शैतान का काम लगता है एकदम, है ना। चलो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज माने बाहर निकलेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी होके बाहर निकलेगी, पैरेलल होके पास बाहर निकलेगी, दिखाई पड़ रहा है, ठीक। दिस इज शोन इन फिगर 10.14 का ए पार्ट। अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, रे ऐसी आ रही है ना, उसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस से मिलती हुई पता चलेगी, ठीक। तो इसने जैसे ही ऐसी रे आई वो क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। थर्ड रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, याद है उस हम लोगों ने जब स्फेरिकल मिरर पढ़ा था तो उसमें वो पॉइंट था पोल, रिमेंबर, P फॉर पोल।
तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो जो लाइन पोल से होकर के होती है वो एज इट इज उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। याद था? इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, अब रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक, सीधी निकल जाएगी उससे। ठीक है, तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, मतलब उसके एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता। एंड दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.15 का ए पार्ट एंड बी पार्ट। क्लियर? The ray diagrams for the image formation in a convex lens for a few positions of the object are shown, है ना। तो देखो पहला डायग्राम देखो, पहले डायग्राम में अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें ए पार्ट में, है ना, तो सारी रेज कैसी आ रही, पैरेलल, मतलब ये कहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, मैम इन्फिनिटी। करेक्ट। देखिए सारी इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ पर कन्वर्ज हो गई, फोकस F2 पे। हम ध्यान से देख पा रहे हैं इसका साइज कैसा है, क्लियरली दिख रहा है साइज कैसा है, पॉइंट साइज डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? खत्म। सेकंड वाले को देखो, है ना, 2F1 मतलब C1, तो इन्फिनिटी और C1 के बीच में रखा है, तब क्या हो जाने वाला है, मैम बियॉन्ड हो जाएगा। एक पैरेलल आई वो F2 से पास हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो एज इट इज पास हो गई। दोनों के पास होने से क्या है, मैम बीच में इमेज बनी। यस, सीधी बनी कि उल्टी बनी, उल्टी। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। एंड उसके साथ साथ हमें क्या समझ में आ गया कि ये कहाँ पर बनी, उसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन हाँ, F2 F2। करेक्ट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए, अब सीधी सीधी हमारी इमेज कहाँ पर खड़ी हो गई आके, 2F1 अथवा C1 पे। तो इमेज भी वहीं पर बननी है, एक पैरेलल गई F2 से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, इमेज बन गई 2F2 पे, इक्वल सेम साइज, करेक्ट। डी वाला देखिए, सा 2F1 और F1 के बीच में आ गई, तब क्या होने वाला है, एक, अभी आप इसको देखिए, ठीक है, ये अगले वाले तीनों दो उल्टे ही हैं बेसिकली। ठीक है, AM पैरेलल है, F2 से F1 से पास हुई, नहीं F2 से पास हुई, है ना, फिर AO से जाती हुई सीधा A प्राइम, तो A प्राइम B प्राइम एनलार्ज इमेज। ठीक, चलो अगला देखें, F1 पे आ गई, अगर फोकस पे ही इमेज आ गई तो फिर कहाँ बनने वाले, कहाँ, हाँ, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे। क्लियर है? अगला देख लीजिए F, अब इसमें क्या होने वाला है, वर्चुअल बनने वाली इमेज। ठीक है, तो F1 और O के बीच में आ गया तो क्या होगा, एक पैरेलल गई वो F2 से पास हुई, पीछे ले जा करके उसको मिलाना पड़ेगा, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, उसको भी पीछे ले जा करके मिलाना पड़ेगा, तो 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही है। क्लियर? बढ़िया। देखिए हमने एक भी डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, 10.17, अब इसमें हम क्या बताने वाले हैं, ये कॉनकेव लेंस में कैसे बन रही है इमेजेस। तो देखो फिर से, एक तो पहले इमेज कहाँ रखी थी, इन्फिनिटी पे, तो पैरेलल लाइंस आई और डाइवर्ज हो गई, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक, इसने डाइवर्ज किया, बाहर फेंका, पीछे ले जा करके मिलाया, F1 पे दोनों काट गई। ठीक, काट गई तो बहुत हाईली डिमिनिश्ड सा कुछ बनेगा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में देखा जाए तो इस वाले केस में क्या है, ये 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, तब क्या हो रहा है, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, सीधी निकल गई, दूसरी इमेज, दूसरी रे क्या हुई, पैरेलल आई, डाइवर्ज हो गई, पीछे की तरफ बढ़ाया, यस, तो छोटा बना लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। क्लियर? बढ़िया। अब आपका काम ये है, इसको बना लीजिए। अब आप क्या बचा, सिर्फ लेंस फॉर्मूला बचा है और क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, कल यह चैप्टर 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और अगर एक्सरसाइज करनी होगी तो कर लेंगे, जितने भी डाउट्स होंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, फिर ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। ठीक, दैट्स इट। अब आप बैठिए 5 मिनट 10 मिनट और सारे डायग्राम्स बना लीजिए।